इनकम स्टेटमेंट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितने का प्रॉफिट हो रहा था 3 लाख का नेट प्रॉफिट। फिर उसके बाद हमारा क्या बनता है एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है। ठीक है, नेट प्रॉफिट हमारा यहाँ पर कितना है 3 लाख। फिर उसके बाद में हमारा क्या होता है प्रीफरेंस, जो जितने भी शेयर होल्डर्स है उनको क्या जाता है डिविडेंड दिया जाता है। प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स मान लिया सपोज करो 12 लाख के है और हमने उनको बोला कि हम उनको जो डिविडेंड देंगे एट द रेट ऑफ 10% डिविडेंड देंगे, तो डिविडेंड कितना जाएगा उनको 1,20,000 रुपीज का उनको डिविडेंड दिया जाएगा 3 लाख रुपीज में से। बचा कितना अब है जी 1 पॉइंट कोई बातें हो जाती है 1,80,000 रुपीज। अब ये किसको जाएगा, ये जो नेट प्रॉफिट बचा है वो किसको जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर्स को। और यदि बाय चांस यदि मैं इसको यहाँ पर ये बोल देती हूँ कि यहाँ पर जो प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स है कितने 30 लाख के हैं, तो अब उनको डिविडेंड कितना जाएगा यहाँ पर 3 लाख जाएगा। इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए क्या बचा 0। अभी यदि बोले कि नहीं जी हमें भी चाहिए तो क्या कंपनी उनको देगी, क्या देगी बाबा जी का ठुल्लू, कुछ नहीं देगी। ठीक है, कुछ नहीं देगी 0। क्लियर यहाँ तक तो। अच्छा, अभी जब हम यहाँ पे बात करें कि हमारी जो ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर है, अब मान लिया जो भी नेट प्रॉफिट है, देखो एक चीज मैंने यहाँ पर नहीं लिखी, ये जो नेट प्रॉफिट है होता है ना यहाँ पर, इस पर हर बिजनेस एंटिटी को टैक्स भी देना होता है, टैक्स भी देना होता है। टैक्स पढ़ रही होंगे सेकंड मॉड्यूल में, टैक्स देते हैं ना जो भी हमें नेट प्रॉफिट हो रहा है। अब मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ, मान लिया मेरा यहाँ पे नेट प्रॉफिट कितना है 3 लाख रुपीज का, और जो टैक्स का रेट है वो कितना है 30% मैं मान लेती हूँ। कॉर्पोरेट टैक्स जो है वो 30% है, तो 3 लाख का 30% कितना गया है जी 90,000। बचा कितना प्रॉफिट 2,10,000। फिर इस 2,10,000 में से प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया जाएगा, और यदि और कुछ बचा फिर वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट होगा। और यदि मैं कोई बिजनेस एंटिटी हूँ, क्या मैं चाहूंगी ज्यादा से ज्यादा पैसा गवर्नमेंट को टैक्स में जमा कराऊं, नहीं ना, क्यों भैया तो लायबिलिटी बनती है। पर मैं कुछ ना कुछ दिमाग लगाऊंगी, मैं सोचूंगी अपने कुछ ना कुछ एक्सपेंडिचर ज्यादा शो करूं। लेकिन हमें जब भी बैलेंस शीट बनानी नहीं होती है ना, ट्रू एंड फेयर व्यू में बनानी होती है वैसे तो जितने भी हमारे एक्सपेंडिचर है उसका हमें कहीं ना कहीं क्या कहाँ पर इफेक्ट होता है प्रॉफिट पर इफेक्ट आ जाता है। समझ में आ गया यहाँ पर ये चीज क्लियर यहाँ पर। हाँ जी, नॉन कॉमर्स वालों से पूछ रही मैं, क्लियर यहाँ पर। अच्छा, अब उसी क्लास में आ जाओ। चलो, अच्छा अब ये तो मैंने क्या बनाया था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था, जो तुम्हें अभी सीखना है। मैंने बताया आपको जब तक हमारी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की क्लास होगी, जर्नल एंट्री, रेज़्यूमे ट्रांसफर, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, ये तुम्हें पूरी कवर करनी है। अच्छा, ये जो लेवरेज है, लेवरेज हम क्या किसको बोलते हैं, यानी कुछ बेनिफिट और लॉस ऑन ड्यू टू सम एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर की वजह से हमें कुछ बेनिफिट भी होता है और लॉस भी होता है। कौन से एक्सपेंडिचर की वजह से, ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर और फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर। ये जो मैंने अभी ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर बताया ना, एक्सपेंडिचर कितने टाइप के, जैसे एक तो ऑपरेटिंग और दूसरा फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर। इन दोनों की वजह से हमें प्रॉफिट पे कभी कभी कुछ फायदा भी होता है, कभी लॉस भी हो जाता है। ठीक है, यदि ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर की वजह से जो इफेक्ट आ रहा है प्रॉफिट पर, उसको हम क्या बोलते हैं ऑपरेटिंग लेवरेज। फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर की वजह से प्रॉफिट पे जो इफेक्ट आ रहा है उसको हम क्या बोलते हैं फाइनेंशियल लेवरेज। सारा क्लियर हो रहा है। अच्छा, अब एक आ जाओ इनकम स्टेटमेंट। अभी जो मैंने बताया था वो तो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था। अब मैं अपना एक इनकम स्टेटमेंट बनाती हूँ। सबसे पहला मेजर सोर्स क्या होता है मेरी इनकम का, हाजी प्रथम क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो, सेल्स ऊपर आ जाएगी। फिर उसके बाद में जब हम अपनी इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं
देखो इनकम स्टेटमेंट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने का थोड़ा सा अलग तरीका। इनकम स्टेटमेंट चाय लाएंगे इसमें गरम गरम गले में रोक रोक के पिए। सेल्स में से हम क्या माइनस मत करेंगे? दुखी करो। वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट मालूम है किसको बोलते हैं? वेरिएबल कॉस्ट। जैसे जैसे मैं यूनिट्स का प्रोडक्शन करती जाती हूँ तो मेरी वो कॉस्ट भी बढ़ती जाएंगी। जैसे जैसे मैं यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज करती जाऊंगी। जैसे इसका मेन एग्जांपल क्या है? डायरेक्ट मटेरियल। जैसे मान लो मैं कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रही हूँ ये पेन बनाने का, मैं पहले 1000 यूनिट्स का मैं इसका प्रोडक्शन कर रही थी, 1000 यूनिट्स का। तो उसके लिए मुझे रॉ मटेरियल चाहिए था। रॉ मटेरियल मेरा कितना है? मान लिया सपोज करो 1 लाख का मुझे रॉ मटेरियल इसके लिए जरूरत है। अब लेकिन मैं अपना प्रोडक्शन इंक्रीज कर देती हूँ, प्रोडक्शन मैं इंक्रीज कर देती हूँ तो मेरा रॉ मटेरियल भी इंक्रीज हो जाएगा, रॉ मटेरियल का एक्सपेंडिचर भी। तो इसको बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट। यानी जैसे जैसे मेरी नंबर ऑफ यूनिट्स का प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो उसी के बेस पर मेरी ये वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज होती चली जाएगी। जब मैं नंबर ऑफ यूनिट्स का ज्यादा प्रोडक्शन करूंगी तो मुझे वेजेस भी उतनी पे करनी पड़ेगी ना। माने सपोज करो मैं 10,000 यूनिट्स का प्रोडक्शन कर रही हूँ, इस रूम में इतना बड़ा स्पेस है और 10,000 यूनिट्स के प्रोडक्शन के लिए मुझे रॉ मटेरियल चाहिए 1 लाख का, और वेजेस जो मैं दे रही हूँ वो भी कितने की दे रही हूँ? एग्जांपल ले लेते हैं 1 लाख का, 1 लाख की मैं वेजेस दे रही हूँ। मैंने सोचा कि मेरी जो प्रोडक्शन जो सेल हो रही है ना बहुत ज्यादा हो रही है। अब मैं 10,000 यूनिट्स नहीं, एक साल में कितनी यूनिट्स मुझे प्रोड्यूस करनी है? 20,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है। अब यदि 20,000 में यूनिट्स प्रोड्यूस करूंगी तो मुझे रॉ मटेरियल भी ज्यादा चाहिएगा या नहीं? या जितना आउटपुट चाहिएगा तो उस हिसाब से इनपुट भी तो उतना ही डालना पड़ेगा ना। और जब इनपुट इंक्रीज हो रहा है तो मेरी वेजेस भी तो इंक्रीज होगी ना। समझ में आ रहा है? यहाँ पर वेजेस भी इंक्रीज हो जाएगी। तो इसको हम बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट। जैसे जैसे मेरी यूनिट्स इंक्रीज होती जाएगी तो मेरी वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज होती चली जाएगी। अब मैं सेल्स में से अपनी वेरिएबल कॉस्ट माइनस करूंगी। माइनस करने के बाद में उसको क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रीब्यूशन। एक वर्ड होता है सेल्स में से जब हम वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं तो दैट इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रीब्यूशन। हमारे एक और एक्सपेंडिचर होता है फिक्स्ड कॉस्ट का। फिक्स्ड कॉस्ट कौन सी होती है? जैसे मान लो इतने बड़े एरिया में मैं कोई जब बिजनेस कर रही हूँ तो मुझे रेंट भी देना हो रहा है। अब मैं इस वाले एरिया में ये चाहे मैं 10,000 की यूनिट्स प्रोड्यूस करूं चाहे 20,000 की यूनिट्स प्रोड्यूस करूं, रेंट तो मेरा फिक्स ही रहेगा ना, या रेंट भी मेरा बढ़ जाएगा? भाई वो जो लैंडलॉर्ड आके ये तो नहीं देखेगा कि तुमने पहले तो इतने यूनिट्स प्रोड्यूस करे थे अब इतने तो वही रेंट बढ़ना चाहिए। नहीं, उससे कोई मतलब नहीं। चाहे मैं अपनी 0 यूनिट्स का प्रोड्यूस करूँ, रेंट तो मेरा फिक्स है यहाँ पर। तो इसको हम बोलते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। 2 टाइप की हमारी कॉस्ट होती है, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट। फिर मैं माइनस करूंगी फिक्स्ड कॉस्ट। ये मशीन जो है वो वेरिएबल कॉस्ट में आएगी, फिक्स्ड कॉस्ट में कौन सी बेटा? मशीन जैसे मशीनरी हम अगर लगाते हैं तो वेरिएबल कॉस्ट है। देखो मशीन जो होती है हमारी असेट्स है। आप क्या नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के हो शायद? मशीन हमारी, जब भी हम कोई मशीन परचेज करेंगे वो हमारी असेट्स होती है। हम जो एक्सपेंडिचर में डालते हैं उसका डेप्रिसिएशन डालते हैं। ठीक है, मान ली जब भी मैं अपने बिजनेस को चलाने के लिए मैंने मशीन खरीदी, फर्नीचर खरीदा, ये सब मेरी असेट्स में आती है। यहाँ पर ये फिक्स्ड कॉस्ट नहीं होती हमारी, उनकी वैल्यू कम हो जाती है जिसको कि हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। जैसे मान लो मैंने आज ही कोई 1 लाख रुपीस की मशीन ही खरीदी, आपको नींद आ रही है? थोड़ा सा लग रहा है कि मैडम बहुत स्लो चल रही है ऐसे? ठीक है, 1 लाख की मशीन मैं खरीदती हूँ, या ऐसा सोचते हैं कि चलो हम सब मिलके आज कोई बिजनेस शुरू करते हैं। ठीक है, अंबानी को हराएंगे बिजनेस में। हमने एक बिजनेस एस्टेब्लिश किया इसी रूम में। हमने एक मशीनरी खरीदी 1 लाख की, 1 साल यूज किया उस मशीन को, और 1 ईयर बाद उसकी वैल्यू तो कुछ रिड्यूस हो गई ना, या 1 लाख की रहेगी वो उसकी वैल्यू? नहीं ना। लाके चाहे हमने उसको अपने यहीं पर रख दिया है, फिर भी एक दिन बाद भी उसकी वैल्यू कम हो गई। कल को यदि हम बेचना चाहें क्या उतने की बिक जाएगी वो 1 लाख की? नहीं ना, वैल्यू रिड्यूस हो गई। तो जो वैल्यू रिडक्शन है उसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। तो वही डेप्रिसिएशन हम डालते हैं उसको उसमें। ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट में हम डालेंगे उसको डेप्रिसिएशन। ये भी हमारा डेप्रिसिएशन फिक्स्ड होता है, कई बार स्ट्रेट लाइन मेथड पर और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड पर होता है। यहाँ पर क्लियर? यहाँ पर
हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट जिन्होंने भी पूछा है क्वेश्चन समझ में आ गया यहाँ पर जी। फिक्स्ड कॉस्ट हो गया। अब ये जो फिक्स्ड कॉस्ट है इसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर। ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर। जब कंट्रीब्यूशन में से मैं फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करूंगी तो क्या आता है मेरा ईबीआईटी, यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। फिर मैं क्या माइनस करूंगी इस अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से अपनी फाइनेंशियल कॉस्ट। फाइनेंशियल कॉस्ट का मतलब क्या हो गया, या फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या हो गया, जो भी मैं इंटरेस्ट पे कर रही हूँ। बताया था ना दो टाइप के एक्सपेंडिचर होते हैं, एक तो होते हैं ऑपरेटिंग, दूसरा होता है फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर, यानी इंटरेस्ट आ गया इसमें। ईबीआईटी में से इंटरेस्ट माइनस कर दूंगी तो फिर वो क्या कहा जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, अर्निंग बिफोर टैक्स। फिर मैं क्या माइनस करूंगी उसमें से, टैक्स। टैक्स का रेट गिवन होगा आपको 30%, 40%। ये जो टैक्स कैलकुलेट किया जाता है वो किस पे कैलकुलेट किया जाता है, ईबीटी पे। अर्निंग बिफोर जो टैक्स, जो भी हमारी इनकम है उसी पर हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे। टैक्स माइनस करने के बाद फिर क्या आ जाएगा हमारा, अर्निंग आफ्टर टैक्स। फिर इसमें से हम क्या माइनस करेंगे, प्रेफरेंस डिविडेंड, जैसे मैंने अभी उसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बताया, शॉर्ट में हम उसको पीएनएल बोल देते हैं। प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करने के बाद में ये हमारी जो अर्निंग्स होगी वो किसके लिए होगी, यहाँ पर इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए वो पैसा, वो फंड बचेगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। ये कल की लास्ट क्लास में भी हमने डिस्कस किया था। आप लोगों को क्लियर हो गया यहाँ पर। ये पैसा किसके लिए अवेलेबल होगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स को। समझ में आया यहाँ तक। इनकम स्टेटमेंट दोबारा से रिवाइज करो फटाफट। फर्स्ट पहले क्या होगा, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, फिर उसके बाद माइनस करने के बाद में कंट्रीब्यूशन, उसमें से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस की तो ईबीआईटी, ईबीआईटी में से इंटरेस्ट माइनस किया तो अर्निंग बिफोर टैक्स, फिर उसमें से टैक्स माइनस किया तो अर्निंग आफ्टर टैक्स, और फिर उसके बाद प्रीफंड डिविडेंड माइनस करेंगे, और फिर उसके बाद फंड फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, जो कि शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट होगा। फिर ये जो फंड है यदि मैं नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड करूं तो क्या आ जाती है हमारी ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, यानी एक शेयर पर, एक इक्विटी शेयर पर इतनी अर्निंग उस शेयर होल्डर को हो रही है। यहां तक कोई कंफ्यूजन, डाउट नहीं? आगे करूं, चले चलो। मॉड्यूल लेके आए हो आईसीएसआई का, लेके आए हो, चलो। अच्छा अब एक क्वेश्चन मैं अभी यहीं पर समझा देती हूँ। हम ये जो ऑपरेटिंग लेवरेज पढ़ रहे हैं, देखो ऑपरेटिंग लेवरेज, यदि मैं इसका फार्मूला देखूं यहाँ पर, ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं, फिक्स्ड, जो फिक्स्ड कॉस्ट वाले एक्सपेंडिचर होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मेरा ऑपरेटिंग लेवरेज का एक फार्मूला बन जाता है। यदि मुझे डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज निकालनी है तो लिख लो यहाँ पर, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, शॉर्ट में मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, ठीक है। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। लिख लिया? हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट सबको क्लियर हो गई ये चीज? हाँ देखो, एक संस्कृति पूछ रही है, नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड की स्टूडेंट है। वो कह रही है कि 11th और 12th क्लास की कुछ चैप्टर सजेस्ट करिए जिससे बैलेंस शीट और बाकी चीज में आ जाए थोड़ी। 12th क्लास का पढ़ने की जरूरत नहीं है, 11th क्लास का एक मैं चैप्टर यहाँ पे लिख देती हूँ, नोट डाउन कर लो। अजी या नोट डाउन कर लो, आप भी पेशान नोट डाउन कर लो। एक तो 11th क्लास का ही है यहाँ पर। अजी हाँ हाँ, अभी 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 बता, हाँ अभी 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 आप अभी बताते। 11th क्लास को एक तो जनरल एंट्री वाला, जनरल एंट्री, एक लेजर में ट्रांसफर, ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, ये चीजें सीख लेना।
ठीक है, लिख लो, नोट डाउन कर लो। कितने दिनों में हो जाएगी ये सब चीजें? साथ ही साथ करते रहना। हाँ, एक महीना तक अभी मतलब थोड़ा सा भी हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट जब तक कंप्लीट हो जाए तब तक कर लेंगे। ठीक है, ये चीजें कर। ठीक है संस्कृति, चलो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज रख लिया यहाँ पर, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। अच्छा, अब इसका मतलब क्या है? देखो, मैंने शायद कल एक दो फिगर लिखवाई थी आप लोगों को, इसमें कुछ फिगर लिखवाई थी। है जी, हाँ, दोबारा नहीं लिखनी। ठीक है, देखो अब यदि मैं ऑपरेटिंग लेवरेज पूछूं इस वाले क्वेश्चन में, ये वाली मैंने कुछ एक इनकम स्टेटमेंट बनवाई थी। इनकम स्टेटमेंट किसी भी एक कंपनी की है, यदि मैं फाइनेंशियल ईयर कहूँ उसमें 23 से लेकर 24 फाइनेंशियल ईयर की ये इनकम, या फिर मैं 22 से लेकर 23, तो क्या अभी तो ये उसकी 22 से लेकर 23 की ही बनी है। ट्वेंटी टू से लेकर 23 तक की इनकम स्टेटमेंट। ऑपरेटिंग लेवरेज, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज पूछूं तो कैसे निकालोगे? कंट्रीब्यूशन कितना है? 1,20,000। उसको डिवाइड किससे करेंगे? ईबीआईटी कितनी है हमारी? 60,000। देखो कई बार जो ईबीआईटी है आपके हो सकता है मॉड्यूल में इसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी दिया हुआ हो, इसको हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बोलते हैं। तो कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी या फिर कंट्रीब्यूशन अपॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट करके निकालो तो कितना है यहाँ पर? 2/1। तो ये हमारा है ऑपरेटिंग लेवरेज, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। अब तुम सोच रहे होंगे मैम ये निकालने का फायदा क्या है? देखो, जब भी हम कोई बिजनेस एस्टैब्लिश करते हैं तो हमारी कुछ फिक्स कॉस्ट तो जरूरी होगी जो कि हमें हर महीने पे करनी है। यदि हमारी लार्ज अमाउंट में फिक्स कॉस्ट है तो हमारा रिस्क है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये फिक्स कॉस्ट भी हम कवर ना कर पाए, होता है ना यहाँ पर शुरू में। तो यही चीज हम देखते हैं कि यानी जब भी हम कोई बिजनेस करें उसकी फिक्स कॉस्ट कितनी है यहाँ पर। तो इसकी यहाँ पर यदि मैं बिजनेस एंटिटी की बात करूँ तो यहाँ पर कितनी है? 2/1। अब यदि मेरे इस बिजनेस की फिक्स कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है, सपोज करो मैं पहले यहाँ पर इस वाले रूम में यहाँ पे 10,000 यूनिट्स का प्रोडक्शन कर रही थी, फिर मैंने 20,000 का इंक्रीज कर दिया, फिर मैं फिर सोच रही हूँ 30,000 यूनिट्स का प्रोडक्शन करूँ क्योंकि सेल हो रही है। अब इस वाले एरिया में सिर्फ 20,000 यूनिट्स ही प्रोड्यूस हो रही थी। अब जैसे ही मैं 30,000 पे जा रही तो मुझे एरिया और थोड़ा सा बड़ा चाहिए काम करने के लिए, तो मेरी फिक्स कॉस्ट इंक्रीज हो गई। भाई मुझे बड़ा एरिया लेना होगा या फिर ये भी रखना होगा तो दूसरा एक और स्पेस देखना होगा। नींद आ रही है सिद्धार्थ? दूसरा और एक और कोई स्पेस देखना होगा यहाँ पर। तो हो गई मेरी फिक्स कॉस्ट इंक्रीज। तो यदि मेरी ये फिक्स कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है तो मेरा ऑपरेटिंग जो ये डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज है वो क्या होगा? ये मेरा इंक्रीज हो जाएगा या फिर ये कम हो जाएगा? यदि मैं आपसे पूछूं तो इंक्रीज हो जाएगा। देखो सपोज करो ये यदि मैं 60,000 हटाकर, मैं रिमूव नहीं करना इसको, सिर्फ मैं इसको हटा दूं यहाँ 60,000 और मैं इसको कर देती हूँ यहाँ पर 80,000 कर देती हूँ, तो मेरा ये प्रॉफिट अब कितना हो जाएगा? 40,000 हो गया। यहाँ पर 1,20,000 को 40,000 से मैं डिवाइड करती हूँ तो फिर कितना आएगा यहाँ पे? 3/1। तो यानी यदि मुझे देखना है दो बिजनेस में कंपेयर करना है, एक बिजनेस ए है दूसरा बिजनेस बी है, और मुझे देखना है कि रिस्क कौन से वाले बिजनेस में है, तो जिसका हायर ऑपरेटिंग लेवरेज होगा, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज जिसकी हायर होगी, तो इसका मतलब वहां पे रिस्क ज्यादा है क्योंकि उनकी फिक्स कॉस्ट बहुत ज्यादा है। हो सकता है वो फिक्स कॉस्ट अपनी इतनी कवर ना कर पाए। समझ में आ रहा है यहाँ पर? नाम? हाँ जी, सार्थक, ठीक है, क्लियर। तो जितनी डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज ज्यादा होगी तो समझो उतना ही ज्यादा क्या होगा? रिस्क होगा। क्लियर यहाँ पर?
और जितना ये कम होगा उतना ही रिस्क कम होगा। शुरू में अभी तो तुम खैर बच्चे हो, मान ली जब बिजनेस करना शुरू करो, पापा से पैसे मांगोगे, भाई वही वहीं से फंड आता है शुरू में, तो स्टार्टिंग में पापा क्या स्टार्टिंग में ही तुम्हें करोड़ों रुपया, मान लो बाई चांस पापा के पास इतना है तो एकदम से दे देंगे फेथ करके तुम्हें? कहेंगे ना बेटा यदि तुम्हें इंडिविजुअली करना है तो थोड़ा थोड़े में करो, जिससे तुम अपनी फिक्स कॉस्ट स्टार्टिंग में थोड़ी करो, निकाल लो, तो फिर बाद में उसको इंक्रीज करना। ठीक है, जिससे कि एकदम से यदि तुमने फिक्स कॉस्ट लगा दी, पता चला वो सारा ही पैसा डूब गया रिस्क पे। क्लियर यहाँ पर? अच्छा अब दूसरा आ जाओ। और पीछे क्या कर रहा है भैया? है अच्छा नोटिंग कर रहा है, चलो अब आ जाओ फिर। ईबीआईटी में से हम क्या माइनस करते हैं? इंटरेस्ट। ये हमारी कॉस्ट कौन सी होती है? फाइनेंशियल कॉस्ट। फाइनेंशियल कॉस्ट होती है। अब यदि मुझे डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज निकालनी है तो मैं क्या करूंगी? ईबीआईटी को डिवाइड करूंगी किससे? ईबीटी से। ठीक है, ईबीआईटी को डिवाइड करूंगी ईबीटी से। अच्छा कहीं कहाँ पर ये ईबीटी, ईबीटी का मतलब क्या है? अर्निंग बिफोर टैक्स। कहीं पर तुम्हारे मॉड्यूल में क्या लिखा हो सकता है ये? बड़ी जल्दी आ गए बेटा। हैं ईबीटी अर्निंग बिफोर टैक्स, कई बार हम इसको क्या बोल सकते हैं? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। हो सकता है मॉड्यूल में पीबीटी लिखा हो, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि मैडम आपने फार्मूला कुछ और बताया, हमारा कुछ और फार्मूला आ रहा है। ईबीआईटी अपॉन ईबीटी फाइनेंशियल लेवरेज। कभी भी एग्जाम में यदि भूल जाओ फार्मूला, तो ये हो सकता है, वैसे तो तुम्हें भूलना नहीं है, कभी भूल जाओ तो क्या ध्यान रखना है यहाँ पे? जैसे फिक्स्ड कॉस्ट है, फिक्स्ड कॉस्ट का रिलेशन किससे है? ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर है, तो उसके ऊपर वाला लो नीचे वाला लो। कॉन्ट्रीब्यूशन को डिवाइड करो किससे? ईबीआईटी से। और इंटरेस्ट का रिलेशन किससे? फाइनेंशियल कॉस्ट से है। ठीक है, तो ईबीआईटी को डिवाइड करो किससे? ईबीटी से। सिंपल है, दिमाग पे ज्यादा जोर डालने की जरूरत नहीं है, बस ये लगाओ कि उसका रिलेशन से, तो ऊपर वाले को डिवाइड कर दो नीचे वाले से। ठीक है, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, और ईबीआईटी अपॉन ईबीटी किसका? डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज। उधर मत ध्यान दो, इधर ध्यान दो। लाइट गई? अच्छा स्क्रीन नहीं दिखेगा, कोई नहीं, अभी आ जाएंगे। ऑनलाइन स्ट्रेस से कनेक्शन हट गया होगा फिर। दोबारा से ज्वाइन करना पड़ेगा। जितने भी ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं आप कनेक्टेड हो ना? यस मैम। कनेक्टेड है। हाँ जी, क्लियर हो गया यहाँ तक? हाँ जी। अच्छा चालू नहीं हुआ, करो। चलो चलो चलो। बताओ पेज नंबर क्या? पीडीएफ का पेज बताओ यदि है तो। पीडीएफ का पेज पता है? कौन सा?
हाँ जी देखो, ये वाला इलस्ट्रेशन देखो, इलस्ट्रेशन 5। From the following selected operating data, determine the degree of operating leverage. Which company has the greater amount of business risk? किस दो कंपनी है यहाँ पे, कंपनी ए और कंपनी बी। अब इसमें पूछा कि किसका रिस्क ज्यादा है। सेल्स दी हुई है यहाँ पर 25 लाख और कंपनी बी की है 30 लाख। ये फिक्स्ड कॉस्ट दिए हुए हैं यहाँ पर 7,50,000, 15 लाख। और फिर उसके बाद दिया यहाँ पे वेरिएबल एक्सपेंसेस एज ए परसेंटेज ऑफ सेल्स आर 50%। कई बार क्या होता है, जो वेरिएबल कॉस्ट है वो सेल्स का परसेंटेज पर दी हुई होती है वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि वो वेरी करती है नंबर ऑफ यूनिट्स के बेस पर। तो सेल वैल्यू का 50%। अब देखो इसमें सबसे ऊपर तो जब यदि तुम इनकम स्टेटमेंट बनाओगे, इसको शॉर्ट में लिख लेना, यहाँ पर पूरा क्वेश्चन कॉपी करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे इसको समझ लो, घर से नोट डाउन कर लेना। सेल्स कितनी है हमारी 25 लाख, दूसरी कंपनी की कितनी है 30 लाख। अब इसमें वेरिएबल जो कॉस्ट बोल रहा है वो कितना है, सेल्स का 50%। तो इनकम स्टेटमेंट ये हमने बनाया, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। सबसे ऊपर क्या लिखेंगे, सेल्स ए कंपनी की 25 लाख और बी कंपनी की 30 लाख। फिर उसमें से हम माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट। ये कैसे निकालेंगे, 50% इंटू सेल्स। ठीक है, सेल्स कितनी है 25 लाख है, 25 का 50% कितना हो गया 12,50,000। और 30 लाख का 50% कितना हुआ हो गया, अच्छा उसका 25% है क्या। ठीक है, बी कंपनी का 25%। तो यहाँ पर हम 30 लाख का 25% ले लेंगे। तो कितना हो गया यहाँ पर 7,50,000। फिर सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट में यहाँ से ये माइनस करूंगी, माइनस किया तो कंट्रीब्यूशन आ गया मेरा यहाँ पर। सिंपल है। क्या होता है ना, जब शक्ल नहीं दिखती तो लगता है कि पता नहीं समझ में आ रहा है नहीं ना, है ना, एक को होता है। इसमें से माइनस किया तो कितना हो गया 12,50,000 और इसमें से माइनस किया तो 22,50,000। अब इसमें देखो फिक्स्ड कॉस्ट ए कंपनी की कितनी है 7,50,000, इसकी कितनी है 15 लाख। ये माइनस किया 12,50,000 में से 7,50,000 माइनस करने के बाद में हमारा ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट है यानी EBIT कितना आ जाता है, ए कंपनी का आ गया 5 लाख, बी कंपनी का आ गया 7,50,000। यहाँ तक कोई किसी को डाउट। ऑपरेटिंग लिवरेज निकालो, कंट्रीब्यूशन अपॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट या फिर EBIT। कंट्रीब्यूशन कितना है यहाँ पर 12,50,000, उसको 5 लाख से डिवाइड करो। बुक में जो भी है अपने कैलकुलेटर पे उंगली जरूर चलाओ। 2.5 लाख, ओ सॉरी 2.5। ठीक है, दूसरी बी कंपनी का भी निकाला, किसका, इसका कितना आया 3। तो इसका मतलब किसका ऑपरेटिंग लिवरेज ज्यादा है, बी कंपनी का। कौन ज्यादा रिस्क में है, बी कंपनी। समझ में आ गया यहाँ पर, क्लियर यहाँ पर। अच्छा, अब ये जो ऑपरेटिंग लिवरेज का यूजेस यही है कि हम इसका रिस्क यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं। अच्छा, अब इसी तरीके से एक फाइनेंशियल लिवरेज का देख लो, यहाँ पर इलस्ट्रेशन 6 निकालो। जी क्या, बोलो बोलो बोलो, डाउट है तो बोलो बेटा, है कोई डाउट नहीं है। कंपनी हैज द फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर, इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1 लाख, 8% डिबेंचर्स, प्रेजेंट EBIT। अब इसमें यहाँ पे बोला कि जो EBIT है वो कितनी है 50,000। जी क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन 6, सबको मिल गया ये। अब इसमें फाइंड आउट करना है फाइनेंशियल लेवरेज और एज्यूम करना है जो टैक्स का रेट है वो कितना है 50% है। टैक्स का रेट 50%। समझ आ गया यहाँ पर। अब स्टेटमेंट बनाओ, प्रॉफिट कितना है यहाँ पर
EBIT कितनी है 50,000। यहाँ पे सेल्स बेस वगैरह नहीं दिया तो लिखने की कोई जरूरत नहीं, सीधे EBIT से शुरू करो। अब इंटरेस्ट देखो, इंटरेस्ट किस पे जाता है हमारा, डिबेंचर्स पर, डिबेंचर्स पे तो जाएगा ना इंटरेस्ट, या तो हमने कहीं से लोन लिया है या फिर हमने डिबेंचर्स पे हम इंटरेस्ट पे करेंगे। डिबेंचर्स कितने हमारे 1,25,000, इसका 8% निकालो, निकालो कितना आता है 10,000। ये इंटरेस्ट माइनस करने के बाद में ये मेरी हो गई अर्निंग बिफोर टैक्स, कितना हो गया यहाँ पर 40,000। ठीक है, मुझे क्या निकालना है, फाइनेंशियल लेवरेज निकालना है, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज। कैसे निकालूंगी ना, फार्मूला क्या चलेगा फाइनेंशियल लेवरेज का, पड़ोसन से मत पूछना, इधर मेरी तरफ देख के बताओ, बुक नहीं इधर मुझे बताओ, बुक देखने की बात ही नहीं है। फाइनेंशियल लेवरेज का फार्मूला क्या बताया था, इधर इधर प्रथम थोड़ा सा और इधर हो जाओ। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, सही बता रही है ये, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो 50,000 को डिवाइड करेंगे किससे 40,000 से, कितना आ जाता है हमारा 1.25। ठीक है, क्लियर, कोई डाउट आपको नहीं? ऑपरेटिंग लेवरेज का फार्मूला बताओ, ऑपरेटिंग लेवरेज, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। चलो अच्छा ठीक है, अब एक और इलस्ट्रेशन देखो। ऑनलाइन स्टूडेंट्स किसी को डाउट तो नहीं है, सार्थक नींद आ रही है? XYZ लिमिटेड डिसाइड टू यूज 2 फाइनेंशियल प्लान, 2 फाइनेंशियल प्लान है हमारे A और B। प्लान का मतलब क्या होता है, हमें 2 प्रोजेक्ट हमारे पास ऑप्शन है, प्लान A प्लान B। हम कोई बिजनेस कर रहे हैं, बस फंड चाहिए पापा से, और बाकी हमारे पास 2 ऑप्शन है, वो भी चूज कर सकते हैं, A भी और B भी। अब यदि हम A प्लान को चूज करते हैं तो हमें यहाँ पर A प्लान के लिए, दोनों प्लान के लिए A और B दोनों के लिए कितना पैसा चाहिए, यहाँ पर 50,000 टोटल इन्वेस्टमेंट जो हमें जरूरत है। ठीक है, समझ में आ गया? जब भी हम किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगा रहे हैं तो हमें कितने पैसे की जरूरत है